और जून 2026 में एक साथ दो ऐसी खबरें आई हैं जो अकेले अकेले भी मार्केट को हिला सकती थी, पर दोनों साथ आई हैं। पहला, मुकेश अंबानी ने इंडिया में 10 लाख करोड़ यानी पूरे 110 बिलियन डॉलर का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेट लगाया है। ये ग्लोबली किसी भी प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट है। दूसरी, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। 50 साल से चल रही बात फाइनली डील बन गई और इस डील से इंडिया का टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सब कुछ बदलेगा। आज की वीडियो में हम दोनों चीज़ें एक साथ कवर करेंगे। पूरी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है, कौन से सेक्टर्स फ़ायदा उठाएंगे, कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो इनटू इट। 2026 इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है और मैं ये बात सेंसेशनली नहीं, डेटा के साथ बोल रही हूँ। पहले बात करते हैं रिलायंस की। फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो मिलकर अगले 7 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे एआई डेटा सेंटर्स, कंप्यूटिंग क्लस्टर्स और जियो के साथ एआई सर्विसेज बनाने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि कंपेयर करो आप तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट तीनों ने मिलकर इंडिया में 67 बिलियन डॉलर ग्लोबली अनाउंस किया था। अकेले अंबानी का नंबर उससे भी ज़्यादा है। और जहां होगा ये सब, जामनगर गुजरात, वहां पहले से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 120 मेगावाट कैपेसिटी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में लाइव होगी। दूसरी स्टोरी है इंडिया यूके एफटीए। भाई, ये डील 50 सालों की मेहनत का रिजल्ट है। 2022 में कोशिश शुरू हुई, बीच में रुक गई, फिर 2025 में रीस्टार्ट हुई और फाइनली जाकर 15 जुलाई 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगी। इंडिया और यूके के बीच एनुअल ट्रेड पहले से 56 बिलियन डॉलर का है। इस डील का टारगेट है कि 2030 तक इसे डबल करना है, 112 बिलियन डॉलर तक। अब थोड़ा डीपर जाते हैं रिलायंस के एआई बेट में, क्योंकि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल शिफ्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा। अंबानी ने 3 चीज़ें क्लियरली बताई है। पहला है गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर्स। जामनगर में पहला मेगा कैंपस, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक पूरा एआई हब होगा। मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट है कि सिर्फ पहले 1 गीगावाट फेज का कैपेक्स 12 से 15 बिलियन डॉलर होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी लगभग इतनी ही है, 14 से 15 बिलियन डॉलर। मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस इन्वेस्टमेंट को अपने खुद के कैश से फंड कर सकती है, बैलेंस शीट स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा है एज कंप्यूटिंग नेटवर्क पूरे इंडिया में। सिर्फ बड़े सिटीज नहीं, टियर 2, टियर 3 तक जियो के थ्रू एआई सर्विसेज पहुंचाना। सोचिए, एक किसान को एआई पावर्ड वेदर एडवाइजरी जियो के नेटवर्क से मिलेगी। और तीसरा, रेनोवेबल एनर्जी फॉर एआई। 10 गीगावाट रेडी सरप्लस ग्रीन पावर सोलर प्रोजेक्ट्स कच्छ और आंध्र प्रदेश में, ये एआई डेटा सेंटर्स को पावर करेंगे। एनर्जी कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ, जो इंडिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगा। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स इसका वेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने जियो की वैल्यूएशन 170 बिलियन डॉलर लगाई थी, तब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जो एआई बिल्ड आउट हो रहा है, ये जियो को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, एक कंप्लीट एआई इकोसिस्टम बनाता है। मतलब कि जियो आईपीओ की वैल्यूएशन और ऊपर जा सकती है। जब भी ये आए, मार्केट में एक बज आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना टॉप पिक रखा है। टारगेट प्राइस 1803 रुपए, करेंट प्राइस से रफली 28% अपसाइड। अब बात करते हैं कि रिलायंस एआई से कौन से स्टॉक्स फायदा उठाएंगे। तो सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से ये सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। पहला है पावर एंड एनर्जी सेक्टर। डेटा सेंटर्स को मैसिव पावर चाहिए। एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, ये सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनर्जी सप्लायर्स बन सकते हैं। सीईएससी, टोरेंट पावर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी डिमांड स्पाइक देखेंगे। दूसरा, रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा सेंटर, लैंड, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन, सब में डिमांड आएगी। एलएनटी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूवोको सीमेंट इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे।
देन केबल और कनेक्टिविटी में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, पॉलीकैब इंडिया, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, पावर केबल्स की डिमांड बढ़ेगी एज जियो एक्सपैंड्स इट्स नेटवर्क। अब दूसरी बड़ी स्टोरी पे आते हैं, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सेटा। ये डील 15 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगी और इसका इंडिया के स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट और मेजरेबल इम्पैक्ट होगा। अब बात करते हैं कि डील में आखिर क्या है। यूके इंडियन गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम या जीरो कर रहा है, टेक्सटाइल, एपरल्स, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स पर। इंडिया यूके के स्पिरिट्स जैसे विस्की, चॉकलेट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज रिड्यूस करेगा। सर्विसेज ट्रेड में स्पेशली आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज में भी एक्सेस इंप्रूव होगा। डील से लॉन्ग टर्म में बायलेटरल ट्रेड 25.5 बिलियन यूरो बढ़ने का प्रोजेक्शन है। अब बात कर लेते हैं कुछ विनर सेक्टर्स की, जो कि है टेक्सटाइल एंड एपरल्स। ये सबसे बड़ा इमीडिएट विनर है और मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों। अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान को यूके में जीरो ड्यूटी या वेरी लो ड्यूटी एक्सेस मिलती थी क्योंकि उनका यूके के साथ अलग ट्रेड सेटअप था। इसका मतलब था इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स उनके मुकाबले में महंगे पड़ रहे थे यूके बायर्स को। बट 15 जुलाई के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड, एक्चुअली इंडिया बेटर पोजीशन में आ सकता है। अब किन स्टॉक्स पर हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो केपीआर मिल लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। दूसरा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, प्योर प्ले एपरल एक्सपोर्टर। तीसरा है काइटेक्स गारमेंट्स, किड्स वेयर स्पेशलिस्ट विद एक्सपर्ट फोकस। एंड फोर्थ है रेमंड, ब्रांडेड प्लस एक्सपोर्ट प्ले। एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है यूके बायर से वो इंडियन सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट होंगे Q3 फिजिकल ईयर 2027 से। अब बात करते हैं दूसरे विनर सेक्टर की, वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर। इंडिया यूके को ऑलरेडी जेनरिक्स एक्सपोर्ट करता है, बट एफटीए के बाद रेगुलेटरी कोऑपरेशन इंप्रूव होगी, फास्टर अप्रूवल्स पॉसिबल हैं। इंडियन फार्मा कंपनीज यूके एनएचएस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेटर पोजीशनड होगी। तो जिन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना होगा, पहला होगा सन फार्मा, ये ऐसे ही मैसिव एक्सपेंशन मोड में है। दूसरा है सिप्ला, स्ट्रॉन्ग यूके यूरोप प्रेजेंस है इसका। तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड यूके मार्केट प्लेयर है। एंड फोर्थ है आईपीसीएल लेबोरेटरीज, जिसका कि गुड यूके जेनरिक एक्सपोजर है। तीसरा विनर सेक्टर है आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इंडिया का यूके आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑलरेडी मैसिव है। एफटीए में प्रोफेशनल वीजा फैसिलिटेशन प्रोविजंस है, मतलब स्किल्ड इंडियन आईटी वर्कर्स के लिए यूके एक्सेस थोड़ा आसान होगा। तो जिन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें पहला है इन्फोसिस, यूके इज़ वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट मार्केट। दूसरा है विप्रो, स्ट्रॉन्ग यूके बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर है। तीसरा है एचसीएल टेक, मेजर यूके बेस्ड क्लाइंट्स है इसके। चौथा है एम्फेसिस, यूके फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर है। बात कर लेते हैं रिस्क सेक्टर की, एफएमसीजी एंड एल्कोबेव। जितने विनर्स हैं उतने ही केयरफुल एनालिसिस ज़रूरी है रिस्क के बाद भी। यूके के स्कॉच विस्की और चॉकलेट्स पर इंडिया में ड्यूटी रिड्यूस होगी, तो इसका मतलब है कि इंपोर्टेड यूके ब्रांड्स और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, डोमेस्टिक प्रीमियम सेगमेंट में इंपोर्टेड कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। आईटीसी की बात करें तो बिस्किट्स और चॉकलेट सेगमेंट में यूके इंपोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर पॉसिबल है। सो ये इमीडिएट सेल ऑफ सिग्नल नहीं है, बट मार्जिन कॉम्प्रेशन रिस्क रियल है, स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में, तो वॉच क्लोजली। अब बात करते हैं कि इस सब का ब्रॉडर मार्केट कंटेक्स्ट क्या है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन से इन्वेस्ट करना डेंजरस होता है। जून 2026 में मार्केट पहले से स्ट्रॉन्ग चल रही है। निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है 5 कंसेक्यूटिव विनिंग सेशंस में। एफआईआई बाइंग वापस आ गई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे है, इंडिया के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। यूएस ईरान पीस टॉक से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई है और इंडिया मैक्रो इकोनॉमिकली भी सही जगह है। यूके इंडिया एफटीए जुलाई से आएगी। इंडिया ईयू एफटीए 2027 में आने वाला है। 136 से 140 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड होगा। एंड रिलायंस एआई इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी में जॉब्स और इनोवेशन लाएगा। ये साइकिल ऐसा है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं और वो पहले खरीदे हैं आईटी और फार्मा में, एग्जैक्टली वो सेक्टर्स जो यूके एफटीए से बेनिफिट करेंगे, तो इनसाइडर सिग्नल हो सकता है शायद।
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो जैसे म्यूचुअल फंड्स, LIC, ये कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक सपोर्ट भी स्ट्रांग है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप अपने पोर्टफोलियो में प्रैक्टिकली क्या करें। सबसे पहले बकेट 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी कोर होल्डिंग्स होनी चाहिए 50 से 60% एलोकेशन। ये वो स्टॉक्स है जो ऑलरेडी स्ट्रांग है और AI प्लस FTA दोनों से लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठाएंगे, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस और HCL टेक, सन फार्मा। दूसरा बकेट होगा हमारा टेक्टिकल FTA प्लेस का, जिसमें कि 20 से 30% एलोकेशन होना चाहिए। स्लाइटली हायर रिस्क, हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड भी है। ये FTA इम्प्लीमेंटेशन के बाद असल इम्पैक्ट दिखाएंगे Q3 फिजिकल ईयर 2027 अर्निंग में। KPR मिल या गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स में, सिप्ला या डॉक्टर रेड्डी UK फार्मा में, पॉलीकैब या स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज AI इंफ्रास्ट्रक्चर केबल्स में। तीसरा बकेट जिसमें आपको अवॉइड या मॉनिटर करना चाहिए 0 से 10%, इसमें आपका एलोकेशन होगा। ये सेक्टर्स अगले 2 क्वार्टर्स में प्रेशर में आ सकते हैं, जैसे FMCG, प्रीमियम इंपोर्टेड, कंपीटिंग ब्रांड्स और कोई भी ओवर लेवरेज्ड कंपनी जो AI कॉम्पेक्स में जंप कर रही है बिना क्लियर बिजनेस मॉडल के। कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला है SIP माइंडसेट रखो, एक दिन में पूरी पोजीशन मत लो। टेक्सटाइल्स में 15 जुलाई के बाद भी टाइम मिलेगा। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप ट्रैक करो। UK ऑर्डर इनफ्लो, मार्जिन डेटा, मैनेजमेंट गाइडेंस, ये कंफर्म करेगा कि FTA बेनिफिट एक्चुअली आ रहा है। तीसरा, न्यूज़ प्लस फंडामेंटल्स। न्यूज़ पे एक्साइटेड होना ठीक है, बट इन्वेस्ट सिर्फ तब करो जब फंडामेंटल सपोर्ट करे। तो ये है 2026 का डबल धमाका। रिलायंस का 10 लाख करोड़ AI बेट जो इंडिया को AI सुपर पावर बनाना चाहता है, और UK इंडिया FTA जो 15 जुलाई से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक नया ग्लोबल मार्केट देने वाला है। दोनों में एक कॉमन थीम है, इंडिया का ग्लोबल कॉन्फिडेंस। ये देश सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं खेल रहा, ये ग्लोबली compete करने के लिए तैयार हो रहा है और मार्केट इस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक काम करो, अभी लाइक बटन दबाओ। ये मुझे बताता है कि आप रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हो, और मैं ऐसे और लाते रहूँगी कंटेंट्स। एंड कमेंट में लिख करके ज़रूर से बताना कि कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, टेक्सटाइल्स, फार्मा, IT या AI इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।